गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य को शक विजेता कहा गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। पश्चिम भारत के अंतिम शक राजा रुद्र सिंह थर्ड को चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने पाँचवीं सदी के प्रथम दशक में परास्त कर पश्चिम भारत में शक सत्ता का उन्मूलन किया था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं साथियों। देखिए अगला पॉइंट जो है, शकों को हराने के कारण चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की एक अन्य उपाधि शकारी भी है। यानी कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की जो उपाधि है साथियों एक और, वह शकारी है शकों को हराने के कारण। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। चंद्रगुप्त ने इस उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के भी चलाए। होड़ों का पहला भारतीय आक्रमण गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ था तथा स्कंदगुप्त के हाथों वे बुरी तरह से हारे थे, यानी कि परास्त हुए थे। गुप्त काल में बंगाल में ताम्रलिपि एक प्रमुख बंदरगाह था, जहां से उत्तर भारतीय व्यापार एवं साथ ही दक्षिण पूर्व एशिया, चीन, लंका, जावा, सुमात्रा आदि देशों के साथ व्यापार होता था। गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन एवं तमिलनाडु वस्त्र उत्पादन के लिए प्रसिद्ध थे। धन्वंतरी चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से एक थे। ये आयुर्वेद शास्त्र के प्रकांड पंडित थे साथियों। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। चरक कनिष्क के राजवैद्य थे, जिन्होंने चरक संहिता की रचना की थी। भास्कराचार्य प्रख्यात खगोलज्ञ थे एवं गणितज्ञ भी थे साथियों। उन्होंने सिद्धांत शिरोमणि तथा लीलावती नामक ग्रंथ की रचना की थी भास्कराचार्य ने। आगे देखते हैं गुप्त। देखिए गुप्त की बात करें तो गुप्त काल में स्वर्ण मुद्रा को दिनार कहा जाता था। क्या कहा जाता था? दिनार साथियों गुप्त काल में स्वर्ण मुद्रा को कहा जाता था। अगला देखते हैं यहाँ पर चीनी यात्री फायान के अनुसार लोग दैनिक क्रय विक्रय में कौड़ियों का प्रयोग करते थे साथियों। किसका उपयोग? कौड़ियों का प्रयोग करते थे। देखिए सती प्रथा का प्रथम अभिलेख साक्ष्य जो एरण से प्राप्त होता है, एरण से साथियों प्राप्त हुआ है सती प्रथा का प्रथम अभिलेख साक्ष्य। एरण अभिलेख 510 ईस्वी का है साथियों, जिसमें गोपराज नामक सेनापति की स्त्री के सती होने का उल्लेख मिलता है। गुप्त संवत का प्रवर्तक चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। गुप्त संवत 319 ईस्वी, यानी कि गुप्त संवत की तिथि जो है 319 ईस्वी है। गुप्त वंश के शासकों ने मंदिरों ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए थे। गुप्त काल में कला एवं साहित्य में हुई प्रगति के आधार पर इस काल को प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा गया है। प्राचीन भारत में सिंचाई कर को उदक भाग अथवा विदक भागम कहा गया। क्या कहा गया साथियों? प्राचीन भारत में सिंचाई कर को उदक भाग या फिर विदक भागम कहा गया है। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर ऐतिहासिक इमारतें हैं और साथियों मंदिर स्थिति कहाँ है उनकी देख रहे हैं। यहाँ पर इमारतें या मंदिर हैं और स्थिति कहाँ पर है। चलिए स्पीडली से समझते हैं साथियों। देखिए अजंता एवं एलोरा की गुफाएं औरंगाबाद महाराष्ट्र में, शांति निकेतन वीरभूम पश्चिम बंगाल में है साथियों। एलिफेंटा गुफा मुंबई महाराष्ट्र में है। महाबलीपुरम मंदिर महाबलीपुरम कांचीपुरम तमिलनाडु में है साथियों। नेक्स्ट देखते हैं सांची का स्तूप। सांची का स्तूप की बात करें तो रायसेन एमपी में है साथियों। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर उड़ीसा में है। और सूर्य मंदिर जो काला पैगोडा कहा जाता है ये कहाँ है? कोणार्क उड़ीसा में है। दक्षिणेश्वर मंदिर की बात करें, दक्षिणेश्वर काली मंदिर, तो ये कोलकाता पश्चिम बंगाल में है साथियों। सोमनाथ मंदिर की हम बात करें तो सोमनाथ मंदिर साथियों गिर सोमनाथ गुजरात में है। और कैलाश मंदिर विलोरा के महाराष्ट्र में है साथियों। त्र्यंबकेश्वर मंदिर का स्थान जो है साथियों नासिक महाराष्ट्र है। महाबलेश्वर महाराष्ट्र में है साथियों। और दिलवाड़ा जैन मंदिर माउंट आबू जो कि राजस्थान में है साथियों। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें साथियों तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर है होयसल।
क्या है साथियों? ब्रह्म मंदिर। ब्रह्म मंदिर कहाँ है साथियों? पुष्कर, जो कि पुष्कर राजस्थान में पड़ता है। होयसलेश्वर, क्या है सर? होयसलेश्वर मंदिर की बात करें तो ये होलोवीड, क्या है साथियों? होलोवीड, जो कि कहाँ पड़ता है? ये साथियों पड़ता है होलेवीड पड़ता है कर्नाटक में। रामेश्वरम मंदिर तमिलनाडु। मीनाक्षी मंदिर मदुरई तमिलनाडु। बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर तमिलनाडु। आगे देखते हैं नेक्स्ट यहाँ पर देख पा रहे होंगे तो यहाँ पर अगला जो मंदिर है आपका नटराज मंदिर है। नटराज मंदिर चिदम्बरम तमिलनाडु में है। वेंकटेश्वर मंदिर की बात करें तो यह तिरुपति आंध्र प्रदेश में है। जगन्नाथ जो कि पुरी में है, उड़ीसा में पड़ता है। वैष्णो मंदिर की बात करें तो वैष्णो देवी मंदिर जम्मू कश्मीर। खजुराहो मंदिर एमपी में है साथियों, छतरपुर में। चलिए आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट के माध्यम से इसे समझते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है। यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप कि गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल में रेशम के लिए कौशेय शब्द का प्रयोग होता था साथियों। और तीसरी शताब्दी में वारंगल लोहे के यंत्रों उपकरणों हेतु प्रसिद्ध था। तोरमाड़ भारत पर दूसरे हूण आक्रमण का नेता था। तोरमाड़ भारत पर दूसरे हूण आक्रमण का नेता था। शतरंज का खेल भारत में गुप्त काल के दौरान क्या था? उद्भूत था। आगे देखेंगे उद्भूत हुआ था। इसे चतुरंग के नाम से जाना जाता था। शतरंज के खेल को गुप्त काल के दौरान ये उद्भूत हुआ था, इसे चतुरंग के नाम से जाना जाता था। भारत से यह ईरान एवं तत्पश्चात यूरोप में पहुंचा। आगे महर्षि कपिल ने सांख्य दर्शन का प्रतिपादन किया था। महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन का संस्थापक आचार्य माना जाता है, यानी कि पतंजलि को साथियों महर्षि पतंजलि को योग दर्शन का संस्थापक आचार्य माना जाता है। आगे हम देखेंगे न्याय दर्शन का प्रवर्तन गौतम ने किया था, जिन्हें अक्षपाद भी कहा जाता है। गुर्जर जाति का प्रथम उल्लेख पुलकेशिन द्वितीय ऐहोल अभिलेख से प्राप्त होता है, जो कि कर्नाटक से संबंधित साथियों। ऐहोल अभिलेख 634 ईस्वी में प्राप्त हुआ था। यह संस्कृत काव्य में लिखा गया था साथियों, संस्कृत काव्य में लिखा गया था। ऐहोल अभिलेख जैन कवि रवि कीर्त के द्वारा रचित हुआ था। किसके द्वारा? रवि कीर्त के, जिसमें पुलकेशिन द्वितीय के बारे में लिखा गया है साथियों। गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक नाटभट्ट प्रथम 730 ईस्वी से 756 ईस्वी था। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना 736 ईस्वी में दंत दुर्ग ने की थी। उसने मान्यखेड़ को अपनी राजधानी बनाया था। दंत दुर्ग के संबंध में कहा जाता है कि उज्जैनी में उसने हिरण्यगर्भ यानी कि महादान यज्ञ करवाया था। राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष फर्स्ट का जन्म 800 ईसा पूर्व ईस्वी है साथियों। क्या? ईस्वी में नर्मदा नदी के किनारे श्री भावन नामक स्थान पर सैनिक छावनी में हुआ था साथियों। कहाँ पर हुआ था? राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष का फर्स्ट का जन्म जो 800 ईस्वी में नर्मदा नदी के किनारे श्री भावन नामक स्थान पर सैनिक छावनी में हुआ था। आइए आगे देखते हैं। आगे है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित की थी। हर्ष के समय प्रति 5 वर्षों प्रयाग के संगम क्षेत्र में एक समारोह का आयोजन किया जाता था, जिसे महामोक्ष परिषद कहा जाता है। हेनसांग स्वयं 6वें समारोह में उपस्थित होता था, यानी कि उपस्थित था। जो हेनसांग जो था स्वयं 6वें वर्ष में समारोह में 6ठे समारोह में ये उपस्थित था साथियों। हर्षवर्धन के समय की सर्वप्रमुख घटना चीनी यात्री हेनसांग के भारत में आगमन की है साथियों। चलिए अपनी भारत की यात्रा के ऊपर उसने एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम CU की है। इसने भीनमाल की भी यात्रा की थी। हेनसांग को यात्रियों का राजकुमार कहा गया है। 637 ईस्वी में हेनसांग नालंदा विश्वविद्यालय गया। इस समय यहाँ के कुलपति आचार्य शीलभद्र थे। कौन थे? शीलभद्र थे। हेनसांग के अनुसार मथुरा उस समय सूती वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था, जबकि वाराणसी रेशमी वस्त्र के लिए प्रसिद्ध था। प्राचीनकालीन चीनी लेखकों ने भारत का उल्लेख यिन्तु
यंतु तथा पियांतु नाम से किया है। नालंदा विश्वविद्यालय को यूनेस्को विश्व धरोहर में इसे सूची में सूचीबद्ध किया गया। साथियों आगे देखेंगे, नालंदा विश्वविद्यालय बख्तियार खिलजी के अधीन तुर्क मुस्लिम आक्रमणकारियों द्वारा 1193 में नष्ट किया गया था। विक्रमशिला के प्राचीन बौद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के पाल वंशीय शासक धर्मपाल 770 से 810 इनके द्वारा की गई थी। साथियों मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित खजुराहो में चंदेल राजाओं द्वारा निर्मित मंदिर आज भी चंदेल स्थापत्य की उत्कृष्टता का बखान कर रहे हैं। खजुराहो के मंदिर में कंदरिया महादेव सर्वोत्तम है। साथियों यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक स्थलों में खजुराहो मंदिर, भीमबेटका की गुफाएं एवं सांची का स्तूप शामिल है। खजुराहो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। वसावतार मंदिर देवगढ़ जो कि ललितपुर में स्थित है, यह मंदिर गुप्तकालीन है। साथियों माउंट आबू के दिलवाड़ा जैन मंदिर संगमरमर के बने हैं, जिनका निर्माण गुजरात के चालुक्य सोलंकी ने करवाया था। साथियों और उनका नाम क्या था? भीमदेव प्रथम के सामंत बिमल शाह ने करवाया था। किसने करवाया था? इन्हीं साथियों माउंट आबू के दिलवाड़ा जैन मंदिर संगमरमर के बने हैं, जिनका निर्माण किसने करा? गुजरात के चालुक्य सोलंकी शासक भीमदेव प्रथम के सामंत ने बिमल शाह ने करवाया था। साथियों एलिफेंटा के प्रसिद्ध गुफा मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासकों द्वारा कराया गया था। एलिफेंटा से कुल 7 गुफाएं मिली। कितनी गुफाएं? 7 गुफाएं मिली, जिसमें 5 गुफा मंदिर प्राप्त हुए, जिनमें हिंदू धर्म मुख्यतः शिव यानी कि हिंदू धर्म में मुख्यतः शिव से संबंधित मूर्तियां हैं। साथ ही यहाँ 2 बौद्ध गुफाएं भी मिली हैं। आगे देखते हैं, एलोरा का कैलाश मंदिर शैलकृत स्थापत्य का उदाहरण है। द्रविड़ शैली के विश्व प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था। आइए गुप्तकालीन मंदिर के बारे में देखेंगे। साथियों चलिए तो देखते हैं गुप्तकालीन मंदिर। विष्णु मंदिर जो कि तिगवा मध्य प्रदेश, कहाँ पे साथियों? तिगवा मध्य प्रदेश। शिव मंदिर जो भूमरा मध्य प्रदेश। पार्वती मंदिर नाजला कुठार मध्य प्रदेश। दशावतार मंदिर देवगढ़ उत्तर प्रदेश। शिव मंदिर खोह मध्य प्रदेश। और भीतरगांव मंदिर ये उत्तर प्रदेश के कानपुर में। साथियों चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो अजंता की गुफा संख्या 16 उत्कीर्ण मरणासन राजकुमारी का चित्र एलोरा में प्रशंसनीय है। यानी कि अजंता की गुफा संख्या 16 में उत्कीर्ण मरणासन राजकुमारी का चित्र एलोरा में प्रशंसनीय है। पुरी स्थित कोराड़ा का विशाल सूर्यदेव का मंदिर नरसिंहदेव वर्मन प्रथम चोडगंग ने बनवाया था। कोलार के सूर्य मंदिर को काला पैगोडा भी कहा जाता है। आगे बात करें तो साथियों मोढेरा का सूर्य मंदिर, कहाँ का? मोढेरा का सूर्य मंदिर गुजरात में स्थित। इसका निर्माण सोलंकी राजा भीमदेव प्रथम द्वारा करवाया गया था। लिंगराज मंदिर उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्थित है। इस मंदिर की शैली नागर शैली से संबंधित है। साथियों नागर शैली पर आधारित है। जगन्नाथपुरी जो जगन्नाथ मंदिर है, कौन सी मंदिर? पुरी नहीं साथियों, जगन्नाथ मंदिर। देखिए जगन्नाथ मंदिर की बात करें तो उड़ीसा राज्य के पुरी में स्थित है। कहाँ पर? पुरी जिले में स्थित है। यह मंदिर नागर शैली पर में बना है। साथियों किस शैली में बना है? नागर शैली में। अंकोरवाट का मंदिर समूह का निर्माण कंपूचिया वर्तमान में कंबोडिया के शासक सूरवर्मन सेकंड द्वारा 12वीं शताब्दी में। कब साथियों? सूरवर्मा सेकंड द्वारा 12वीं शताब्दी में प्रारंभ में अपनी राजधानी यशोधरपुर वर्तमान में अंगकोर है। साथियों इसमें करवाया था अपनी राजधानी को ट्रांसफर। देखिए इसने अपनी राजधानी को बनाया था कहाँ? यशोधरपुर। बोरोबुदुर, देखिए बोरोबुदुर का प्रख्यात स्तूप इंडोनेशिया के जावा द्वीप में स्थित है। जावा द्वीप पर स्थित है बोरोबुदुर। देखिए बोरोबुदुर एक यूनेस्को द्वारा मान्य विश्व विरासत कहाँ पर साथियों? बोरोबुदुर यूनेस्को द्वारा मान्य विश्व विरासत स्थल है। साथियों आगे पांड्यों के राज्यकाल में द्रविड़ शैली में मंदिरों का निर्माण हुआ था। महाबलीपुरम में रथ मंदिर का निर्माण पल्लव शासकों द्वारा करवाया गया था। पल्लवकालीन मामल्य शैली में बने रथों या एकाश्मक मंदिरों में द्रौपदी रथ सबसे छोटा है। संगम युग में दक्षिण भारत में पांड्य राजाओं के संरक्षण में 3 संगम आयोजित किए गए थे। कितने संगम?
3 संगम आयोजित किए गए थे। यहाँ पर संगम और स्थान अध्यक्षता किसने की थी देख सकते हैं। प्रथम संगम मदुरई स्थान था, अगस्त ऋषि अध्यक्षता की थी। आगे द्वितीय संगम जो कि कपाटपुरम और अलेवाई अगस्त ऋषि तथा तोल्काप्पियम ने, और तृतीय संगम आयोजित किया गया था मदुरई में, नक्कीरर इसके अध्यक्ष थे साथियों। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, महर्षि अगस्त। देखिए महर्षि अगस्त की बात करें, महर्षि अगस्त को तमिल साहित्य का जनक माना जाता है। शिलप्पाधिकारम का लेखक इलंगो आडिगाल था। संगम साहित्य में केवल चोल चेर और पांड्य राजाओं का उद्भव और विकास का विवरण प्राप्त हुआ। कुरल तमिल साहित्य का बाइबिल है तथा लघु वेद माना गया। इसे मुप्पाल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मुप्पाल भी कहा जाता है। इसकी रचना की बात करें तो सुप्रसिद्ध कवि तिरुवल्लुवर ने की थी। किसने की थी? तिरुवल्लुवर ने की थी। उत्कृष्ट चोल स्थापत्य के उत्कृष्ट नमूने तंजौर के शिव मंदिर, जो राजराजेश्वर या बृहदेश्वर नाम से प्रसिद्ध है, का निर्माण राजराज प्रथम के काल में हुआ था। चोलों की राजधानी तंजौर थी। इसके अतिरिक्त गंगैकोंड चोलपुरम भी चोलों की राजधानी बनी थी। आगे देखिए, संगम काल में चोलों की राजधानी उरैयूर थी। परांतक प्रथम ने मदुरा के पांड्य राजा को हराकर मदुरैकोंड की उपाधि धारण की थी। किसकी साथियों? मदुरैकोंड की उपाधि धारण की थी। कुलोत्तुंग प्रथम के समय में श्रीलंका के राजा विजयबाहु ने अपनी स्वतंत्रता घोषित की थी। चोल शासक कुलोत्तुंग फर्स्ट के शासनकाल में 1077 ईस्वी से 72 ईस्वी यानी कि सौदागरों का एक चोल दूत मंडल चीन भेजा गया था। आगे देखेंगे तो साथियों, शिव की दक्षिणामूर्ति प्रतिमा उन्हें गुरु यानी शिक्षक के रूप में प्रदर्शित करती है। चालुक्यों के शासनकाल में प्रायः महिलाओं को उच्च पदों पर नियुक्त किया गया था, यानी किया जाता था साथियों। आगे देखेंगे कंबन ने 12वीं शती में तमिल रामायण या रामावतारम की रचना तमिल भाषा में की थी। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी मान्यखेड़ थी। होयसलों की राजधानी द्वार समुद्र थी। और हर्ष को संस्कृत के 3 नाटक ग्रंथों के रचयिता माना जाता है। प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद। जयदेव ने हर्ष को भास, कालिदास, बाण और मायूर आदि कवियों की समकक्षता में रखते हुए उसे कविता कामिनी का साक्षात हर्ष निरूपित किया। प्रमुख लेखक और उनकी रचनाओं को देखते हैं। यहाँ पर लेखक है साथियों, यहाँ पर सर्ववर्मा, इनकी रचनाएं हैं कातंत्र, भारव किरातनी, अर्जुनियम, राजशेखर, कर्पूर मंजरी, चंद्रवरदायी, पृथ्वीराज रासो, विशाखदत्त देवी, चंद्रगुप्तम, जयानक पृथ्वी राज विजय, सारंगदेव, हमीर रासो। आगे बात करें विल्हड़ विक्रमांक देव चरित्र, पल्लव। देखिए पल्लवंशी क्या है? पालवंशी शासक देवपाल बौद्ध मतानुयायी था। कौन था? बौद्ध मतानुयायी था पालवंशी शासक। उसे परम सौगत भी कहा जाता था, यानी कहा गया था साथियों। देवपाल ने जावा के शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर उसे नालंदा में एक बौद्ध विहार बनवाने के लिए 5 गांव दान में दिए थे। और जेजा भुक्ति बुंदेलखंड का प्राचीन नाम था। धर्मपाल ने विक्रमशिला तथा सोमपुरी पहाड़पुर जिसे कहते हैं में प्रसिद्ध विहारों की स्थापना कराई थी। यानी कि प्रतिहार वंश का महानतम शासक मिहिर भोज था। इसका शासनकाल 836 से 85 था साथियों। आगे विज्ञानेश्वर हेमाद्रिजी मूतवाहन मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध विधि वेत्ता थे। विज्ञानेश्वर ने याज्ञवल्क्य की स्मृति पर मिताक्षरा शीर्षक से टीका ग्रंथ लिखा था। जीत मूतवाहन दाय भाग नामक ग्रंथ की रचना की थी। भोजशाला मंदिर एमपी के धार जिले में स्थित है। यहाँ साथियों क्या? यहाँ वाग्देवी भगवती सरस्वती देवी अधिष्ठात्री यानी स्थापित है। क्या यहाँ पर वाग्देवी
स्थापित है, यानी अधिष्ठात्री स्थापित है। यानी फिर आगे देखेंगे रुद्रमा। देखिए रुद्रमा देवी का संबंध जिस वंश से था वह काकतीय वंश था। क्या था? काकतीय वंश था मित्रों। काकतीय साम्राज्य की राजधानी वारंगल थी। साथ ही यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।